हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपका फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं, जिस भी क्लास के आप देखना चाहो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी देखने चाहिए, सभी आपके लिए 100% फ्री है। और साथ ही कंटेंट उम्दा क्वालिटी का रहता है। क्यों? क्योंकि भाई जब हम अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में अच्छे से आएगा, टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये सब भी कुछ 100% फ्री मिलता है। और इसी फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में आज का हम वीडियो भी लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी पुस्तक है कृतिका भाग 2। ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है जिसमें कुछ कहानियाँ हमारे पास संग्रहित दी गई हैं। ये आज का जो हम लेकर आए हैं ये है पाठ संख्या 1, माता का अंचल। जिस कहानी को लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने, ये इन्हीं के बचपन की कहानी है जो इन्होंने हमारे सामने रखी है। अब इस कहानी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन सभी कुछ हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो है एमसीक्यूज। हमारे एग्जाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मोड में होते हैं और कभी कभी दोनों ही कंबाइन कर दिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हम पढ़ें तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये आपके लिए उसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कृतिका में पढ़ाए जाने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें आपके पास गद्यांश नहीं आते हैं। डायरेक्ट आपको संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने अभी तक क्षितिज में गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न और फिर संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न पढ़े, आपके बहुविकल्पीय। लेकिन कृतिका में ऐसा नहीं होता। कृतिका में आपके गद्यांश पद्यांश नहीं पूछे जाते हैं, सीधे आपके पास प्रश्न आ जाते हैं। तो हम भी उसी तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? भाई स्कूल में डांट पड़ी होती है तो वो सिसक रहे होते हैं, पिता की गोद में होते हैं और क्या देखते हैं कि वो सिसकना भूल जाते हैं? अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को या खेल के साथियों को। तो वो अपने साथियों को, खेल के साथियों को खेलते हुए देखते हैं तो वो सिसकना भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, भोलानाथ और उसके साथ ही अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? भाई वो बहुत तरह तरह के नाटक रच के खेल खेलते थे ना, तो उनका जब घरौंदा बनता था तो उसके किवाड़ अर्थात दरवाजे वो किस चीज से बनाया करते थे? पेड़ के पत्तों से, दिया सिलाई की डिबिया से, उत्तर पुस्तिका के गत्ते से, टिन के टुकड़े से। तो वो किवाड़ बनाया करते थे दिया सिलाई की डिबिया से, अर्थात जो मैच बॉक्स होता है उसका, मैच बॉक्स के जो खाली बॉक्स रहता है उससे वो उसके डिब्बे बना दिए, दरवाजे बना दिया करते थे। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? मिठाई की दुकान सजाना, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना या क्रिकेट खेलना। तो जो नहीं करते थे वे था क्रिकेट खेलना। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे या आपस में लड़ते थे? तो पाठ के आधार पर दो बच्चे बैल बन के मोट खींचते थे। अब ये मोट क्या होता है हम आपको बता दें। आपने अगर बैलगाड़ी देखी होगी या क्या कहते हैं हल चलाते हुए देखा होगा तो एक डंडा जो है वो दोनों बैलों के गले में पड़ा रहता है, वो कहलाता है मोट। ठीक है, वो खींचा करते थे। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ में किस प्रकार चिपक गए थे? बहुत तेज बारिश होती है तो वो पेड़ से चिपक जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने, हमारे लेखक ने किस विशेषण का इस्तेमाल किया है? जैसे शरीर से जोंक चिपक जाती है, जैसे कुत्ते के कान में अठई यानी चिचड़ी चिपक जाती है, जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। तो लेखक ने जिस विशेषण वाक्य का इस्तेमाल किया था वो था जैसे कुत्ते के कान में अठई यानी चिचड़ी चिपक जाती। जो आपने कभी डॉगीज अगर आपके घर में आप पले हों या आपने कहीं देखा हो तो उनके शरीर में छोटी छोटी ऐसे करके कीड़े चिपक जाते हैं जो उनके खून को चूसते रहते हैं, तो उसको अठई या चिचड़ी बोलते हैं। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, तो कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? ये लाइन बोल के वो किसको चिढ़ा रहे थे? बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, मूसन तिवारी को या पाधा जी को? तो सही क्या था? वो चिढ़ा रहे थे मूसन तिवारी को।
मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? बकरियों का, भैंसों का, चिड़ियों का या भेड़ों का? तो वो चर रहा था चिड़ियों का झुंड। बहुत सारे मकई के उसमें खेत में बैठे हुए थे। लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। कौन पराई पीर नहीं समझता? लड़के और लंगूर, गधे, बंदर या घोड़े? तो पराई पीर नहीं समझते हैं वे हैं बंदर। लड़के और बंदर पराई पीर यानी दूसरों की तकलीफ को नहीं समझते हैं। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? भाई जब उन्होंने चूहे के बिल में पानी डाला, खूब अच्छे से पानी डालते जाते, लेकिन वहां चूहे की जगह सांप निकल आया था और सांप को देखकर ये सब बच्चे सरपट भागे थे दौड़ते हुए। अब ये जब दौड़ते, गिरते, पड़ते, घायल होते घर पहुंचे थे तो पिताजी की गोद में न जाकर ये माताजी की गोद में गए थे। तो उस समय माँ कर क्या रही थी? जब ये भागते हुए पहुंचे थे तो दाल बना रही थी, चावल साफ कर रही थी, सो रही थी, कढ़ाई का कार्य कर रही थी। तो यहाँ पर सही है, चावल साफ कर रही थी। माँ क्या कर रही थी? वो चावल साफ कर रही थी और ये भागते भागते आए थे और अपनी माँ की गोद में आ गए थे। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? भागते दौड़ते उनको चोट लग गई थी तो माँ ने क्या लगाया? मरहम, नीम के पत्ते, घास, बेल या पिसी हुई हल्दी? तो माँ ने लगाया था पिसी हुई हल्दी। लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? जब वो छोटे थे, जो अपनी छोटेपन की कहानी वो सुना रहे हैं, तो वो किससे ज्यादा जुड़े, अटैच थे? अपनी माता से, अपने पिताजी से, अपने भाई से या अपने चाचा से? तो हमने पूरे पाठ में देखा, सुबह उठने से नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना, मछलियों को दाना देना, स्कूल जाना, वहां से लौटना, पिता के साथ खेलना, सभी सारे काम वो किससे करते थे? अपने पिताजी से के साथ करते थे। तो वो सबसे ज्यादा अपने पिता से अटैच थे। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? कौन सा खेल खेलते थे? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो या कुश्ती? तो वो खेलते क्या थे? कुश्ती खेलते थे, जिसमें उनके पिताजी जान के हार जाया करते थे। भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? कौन सी शरारत करी जब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी? चूहे के बिल में पानी डालना, गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना या बारातियों को चिढ़ाना? तो जो खेल उनके ऊपर भारी पड़ा था वो था चूहे के बिल में पानी डालना, क्योंकि ये खेल खेल रहे थे लेकिन निकलता क्या है? वहां से निकल आता है सांप, जिससे वो बहुत अधिक डर जाते हैं। चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला था? चूहा, छछूंदर, नेवला या सांप? तो क्या निकला था? सांप निकला था। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? पिताजी के पास, माता के अंचल में, मित्र के घर या विद्यालय में? तो वो भागते भागते कहां जाके रुके थे? अपनी माता के अंचल में। विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? अब वो पिता से इतना अटैच थे, मगर पिता के पास ना जाके वो माता के पास ही क्यों जाते हैं? माता सहनशील होती है, माता बच्चे को अधिक सहायता करती है, माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, माता बच्चे को गलती पर नहीं डांटती। तो सही क्या है? माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला। मतलब जितनी सुरक्षा, शांति और प्यार हमें माँ के पास मिलती है, हमें कहीं नहीं मिल सकती। माता के अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? ये जो हम घटनाक्रम पूरा पढ़ रहे हैं, हमारे लेखक शिव पूजन सहाय या तारकेश्वर दत्त या भोलानाथ के बारे में, तो ये किस समय का बखान किया जा रहा है? 1930 के दशक का, 1940 के दशक का, 1950 के दशक का या 1920 के दशक का? तो ये जितना भी घटनाक्रम हम पढ़ रहे हैं ये है 1930 के दशक का, यानी कि 1932 आप दे लीजिए 39, इसके बीच का ये कभी का है। लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, शिव पूजन या हरिनंदन? तो क्या बोलते थे? भोलानाथ बोलते थे। लेखक का असल नाम क्या था? भाई उनको सभी प्यार से भोलानाथ बुलाते थे, लेकिन उनका नाम क्या था सही? शिव पूजन सहाय, तारकेश्वर नाथ, रामनाथ या भोलानाथ? तो सही था उनका नाम तारकेश्वर नाथ। अमोला किसे कहते हैं? शब्द पाठ में इस्तेमाल किया गया अमोला, उसका क्या मतलब होता है? आम का उगता हुआ पौधा, आंवला, अनान
का पेड़, एक प्रकार की सब्जी। तो अमोला का होता है आम का उगता हुआ पौधा, छोटा सा पौधा होता है उसको अमोला बोलते हैं। मृदंग कब बजती है? जब बूढ़ों का संग होता है, जब विद्वानों का संग होता है, जब लड़कों का संग होता है, जब एकांत होती है। तो पाठ के आधार पर मृदंग बजना, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, वो उसको बजने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर जब सारे बच्चे मिल जाते हैं, जितने लड़के मिल जाते हैं, तब क्या बजता है? मृदंग। क्योंकि बच्चे शोरगुल, भागना दौड़ना जो करते हैं उसी को मृदंग से तुलत किया गया है। लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? माता के, भाई के, बुआ के या पिता के? तो किसके गले लगे थे? पिता के। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? जब पूजा कर रहे थे तो पिताजी उनके माथे पर तिलक लगा दिया कर रहे थे। तो किस चीज का तिलक लगाते थे? चंदन का, भभूत का, हल्दी का या सिंदूर का? तो क्या करते थे? उनको, इनके पिताजी जो हैं वो भभूत का त्रिपुंडा तिलक बनाते थे, यानी 3 चंद्राकार लाइनें बनाते थे और उस पे गोल। तो वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिपुंडा तिलक कहलाता है। तो भभूत का तिलक वो लगाते थे। लेखक यानी भोलानाथ के पिता राम नामी बही में कितनी बार राम लिखते थे? तो उनका जो एक राम नामी बही था उस पर डेली वो राम नाम राम 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 लिखा करते थे। तो एक दिन में वो कितनी बार राम लिखते थे? 1000 बार, 1100 बार, 108 बार, 1008 बार। तो वो कितनी बार लिखते थे? 1000 बार लिखते थे। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? फिर वो छोटी छोटी पर्चियां बनाते थे, राम नाम की है, लिखते थे और उसे आटे में डाल के उसकी गोलियां बनाई जाती थी। अब वो गोलियां किसे खिलाते थे जाकर? गाय को, चिड़ियों को, बत्तख को या मछलियों को? तो वो गोलियां जाकर खिलाई जाती थी मछलियों को। माता का अंचल नामक कहानी क्या लेखक कौन है? अब ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर, शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद या मधु कांकरिया? तो इस पाठ के लेखक हैं कौन? शिवपूजन सहाय। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? जब पिताजी भभूत लगा देते थे मस्तक पर तो वो क्या बन जाते थे? श्री कृष्ण, श्री राम, बम भोला या राजकुमार? तो क्या बन जाते थे वो? बम भोला, यानी कि शिव के भक्त बम भोला बन जाया करते थे। मरदुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए इस्तेमाल किया है? ये जो कहानी है इसमें एक जगह मरदुए शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो किसने किसके लिए इस्तेमाल किया है? लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने उनके पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या है? लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए जो है वो मरदुए शब्द इस्तेमाल किया है। ठौर शब्द का क्या अर्थ है? ठौर शब्द ठहरना, दौड़ना, स्थान या आकाश। तो ठौर का तात्पर्य होता है स्थान। लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? क्या खिलौना लेकर वो खेलने के लिए चले जाते थे? कार, बैलगाड़ी, हाथी या काठ का घोड़ा? तो गली में वो जाते थे काठ का घोड़ा। काठ का घोड़ा मतलब लकड़ी का घोड़ा हुआ। पहले आप अगर पुरानी मूवीज में देखोगे, अभी तो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, एक घोड़ा हुआ करता था, उसके नीचे गोल ऐसे करके बना होता था, ऐसे करके जो है बना होता था, उसके ऊपर 2 डंडे से ऐसे करके घोड़ा बना होता था। तो ये क्या होता था, जब उसको तो ऐसे ऐसे करके झूलता था तो वो कहलाता था काठ का घोड़ा। क्या कहलाता था? काठ का घोड़ा। बच्चों को उसमें झूलने में मजा। अब हम आजकल तो हमारे पास तरह तरह के बहुत झूले हो गए, पहले बच्चों के लिए इसी तरीके के झूले हुआ करते थे। लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे? तरह तरह के नाटक करना, गिल्ली डंडा खेलना, लुका छिपी खेलना, चोर सिपाही बनना। तो बचपन में लेखक को क्या पसंद था? तरह तरह के नाटक करना। जैसे कभी मिठाई बेचने वाले बन जाते थे, कभी बारात लेकर चल देते थे, है ना, कभी खेती का हो जाता। तो इस तरह तरह के नाटक खेलना उनको अच्छा लगता था। बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने करी थी?
किसने हेडमास्टर से बच्चों की शिकायत करी थी? लेखक के पिता ने, बाघ के मालिक ने, मूसन तिवारी ने या लेखक की माता ने? तो किसने की थी? मूसन तिवारी ने करी थी, क्योंकि ये लोग मूसन तिवारी को चिढ़ा रहे थे, बुढ़वा मांगे का करेला। तो अब उस बात को मूसन तिवारी ने किसको? हेडमास्टर को बोल दिया था। तब हेडमास्टर ने इन सब की अच्छे से जो है डांट भी लगाई थी और पिटाई भी करी थी। चिरौरी करने का क्या अर्थ होता है? चिढ़ाना, नकल करना, चोरी करना या विनती करना? तो चिरौरी करने का तात्पर्य होता है विनती करना। चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे थे? अब क्या था, खेत, मकई की खेत में चिड़िया जो है वो दाना चुग रही थी और बच्चे खेत में घुस जाते हैं, वो चिड़ियों को पत्थर मारते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको, ये सारा देख कर किसने बोला था कि चिड़ियों की जान जाए पर बच्चों का खिलौना? लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने, लेखक की माता ने, लेखक के मित्रों और उनके मित्रों ने, खेत के मालिक ने? तो किसने बोला था? ये बोला था लेखक के पिता और उनके मित्रों, यानी कि लेखक के पिताजी और पिताजी के मित्रों ने ये बात बोली थी। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था? भोजन, खाना, पढ़ना, खेलना या सोना? तो उन्हें सबसे अच्छा लगता था खेलना, क्योंकि तरह तरह के वो खेल खेला करते थे। तड़के का क्या अर्थ होता है? तड़के, इसका क्या मतलब होता है? मध्य रात्रि, प्रभात सवेरा, 10 बजे के बाद या इनमें से कोई नहीं? तो तड़के का तात्पर्य तब होता है जब थोड़ी सी रोशनी, हल्की सी रोशनी हो, बहुत अंधेरा रहेगा मगर बहुत हल्की सी, मतलब समझ लीजिए सूरज निकलने से पहले का, तो अंधेरा ही रहता है एकदम, और पूरब से आपको हल्की सी रोशनी दिखाई देना शुरू होती है, तो वो समय होता है तड़के, जिसको हम उषा के समय से भी बोलते हैं। तारकेश्वर नाथ के बचपन में बाल कैसे थे? उनके कैसे बाल थे? छोटे छोटे लंबे, बाल ही नहीं थे या इनमें से कोई नहीं? तो कैसे थे? उनके बाल लंबे थे, जिसमें माता जी खूब अच्छे से तेल भर के सरसों का और लगा दिया करती थी। बाबूजी सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ करते थे? सुबह सुबह उठ के नहा धोकर वो कौन सा ग्रंथ पढ़ा करते थे? रामायण, गीता, कुरान या महाभारत? तो वो सुबह सुबह जो है रामायण पढ़ा करते थे। उतान का क्या अर्थ होता है? उतान का तात्पर्य क्या होता है? पेट के बल लेटना, हाथ का टेक लगा के लेटना, पीठ के बल लेटना या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर उतान से तात्पर्य होता है पीठ के बल लेटना, मतलब हम सीधे पीठ जो है जमीन पे टिका दें और लेट जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? उतान। लेखक के पिता किसके भक्त थे? गणेश, शिव जी, कृष्णा या दुर्गा माता? तो लेखक के पिताजी शिव जी के जो हैं वो भक्त थे। माता का अंचल पाठ में लेखक का क्या नाम है? कौन है लेखक? शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल या मनु भंडारी? तो इस पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। त्रिपुंड का क्या अर्थ होता है? वो त्रिपुंड तिलक लगाते थे ना माथे पर लेखक, तो वो त्रिपुंड का मतलब क्या होता है? 3 पिंडी, 13 पिंडी, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा इस तरीके से जो है त्रिपुंड बनता है, ऐसे बनता है और फिर ऐसे करके तिलक लगाए। तो ये जो आकृति होती है आपने शिवलिंग पर देखा होगा, शिवजी के माथे पर देखा होगा और ऋषि मुनियों के माथे पर भी आप देखते हो, तो ये कहलाता है त्रिपुंड तिलक। ओके, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डालती थी? कौन सा तेल लगाया करती थी? सरसों का तेल, चमेली का तेल, बादाम का तेल या इनमें से कोई नहीं? तो तेल कौन सा लगाती थी? सरसों का तेल। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। यहाँ ज्योनार का क्या अर्थ था? ज्योनार का मतलब क्या होता है? मिठाई, जलेबी, दावत या इनमें से कोई नहीं? तो ज्योनार का यहाँ जो मतलब होता है वो होती है दावत, यानी जिसको हम भोज, यानी कि बहुत सारे तरह के पकवान तैयार करना और लोगों से कहना आइए आपकी पार्टी है।
आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद भोलानाथ की टोली किधर दौड़ पड़ती थी। भाई मौसम खराब हुआ, आंधी आई, आंधी आके चली गई, जब चली जाती थी तब ये लोग क्या करते थे, किधर निकलते थे? आम के बगीचे की तरफ, आंवले के बगीचे की तरफ खेलने के लिए। इनमें से कोई नहीं, तो ये लोग भाग के कहाँ जाते थे? आम के बगीचे में, क्योंकि जब आंधी आती थी तो आम के पेड़ पे जो आम लगे होते थे ना, वो सभी जमीन पे गिर जाया करते थे। अब इन सारे बच्चे जो है वो आम को बटोरने के लिए आम के बगीचे में भाग जाया करते थे। अठई का क्या अर्थ होता है? अभी हमने बोला था ना, कुत्ते की कान में अठई जैसे चिपकी होती है, वैसे ही बारिश के समय बच्चे जो है वो पेड़ से चिपक जाया करते थे। अभी अठई क्या होती है हमने आपको समझाया था, क्या होता है? पैसा, अठन्नी, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े या इनमें से कोई नहीं। तो अठई हमने क्या बताया था? कुत्ते के शरीर में छोटे से कीड़े चिपक जाते हैं जो उसके खून को चूसते रहते हैं, उन्हीं को हम अठई बोलते हैं। बारिश बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? जैसे ही बारिश बंद हुई बाग में क्या नजर आने लगे? सांप, बिच्छू, मोर या इनमें से कोई नहीं। तो दिखने क्या लगे थे? वो थे बिच्छू। बिच्छू सब निकल आए थे बारिश के बाद में। भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? अब इनकी टोली में कई सारे बच्चे थे, लेकिन सबसे बदमाश उसमें कौन था? भोलानाथ, बैजू, राधा या मूसन तिवारी? तो सबसे बदमाश जो था वो था बैजू नाम का एक लड़का। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, ला लो चिरई भर भर पेट। तो यहाँ पे क्या है? खा लो ओ चिरई पेड़ पर। यह अकेले कौन गा रहा था? इस गाने को अकेले अकेले में कौन गुनगुनाया गा रहा था? भोलानाथ, बैजू, राधा या मूसन तिवारी? तो इसे कौन गा रहा था? इसे गा रहा था भोलानाथ। शिवपूजन सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ? हमारे इस पाठ के जो लेखक है शिवपूजन सहाय, इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? आपका है 1890 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, 1893 भोजपुर बिहार, 1892 विदिशा मध्य प्रदेश, 1897 बाराबंकी उत्तर प्रदेश। तो सही क्या है? आपका है 1893 भोजपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से ये जो हमारा कृतिका का प्रथम अध्याय था वो समाप्त होता है। यहाँ पर हमने आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन एमसीक्यूज के कराए। अब ये सब आपको मिलेगा कहाँ? इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। अब आपको करना क्या है? आपको सिंपल से BSc K-12 इंग्लिश पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 10th, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने इसे क्लिक किया हमारे सामने 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब हमें सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है? हम कौन सी बुक पढ़ रहे थे? हम अपनी कृतिका बुक पढ़ रहे थे। तो अब आप यहाँ पर कृतिका देखेंगे, ये रही हमारी कृतिका बुक। इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कृतिका की पूरी प्लेलिस्ट हमारे सामने होगी। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करिए। उसके अंदर कई सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स पे अलग अलग लेक्चर दिए हुए हैं। अब आपको सिर्फ जो लेक्चर देखना है उन्हें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, चैप्टर को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए, पूरी तरीके से एग्जाम टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।